अच्छा जी। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि ये जितनी भी एजुकेशनल थ्योरीज ऑफ फिलोसफीज हैं, अब आपने करना क्या है? अब आपने हर फिलोसफी के फाउंडर का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके प्रोपोनेंट का नाम याद रखना है। फाउंडर के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उन फिलोसफीज के ऊपर काम किया हुआ है, तो आपने वो सारे नाम याद रखने हैं। फाउंडर को तो लाजमी याद रखना है क्योंकि वो पूछ लेता है, और इम्पोर्टेंटली वो पूछता है। उसके अलावा जो बाकी सवालात हैं वो ये है कि आपने हर फिलॉसफी का ना मेटाफिजिकल व्यू पढ़ना है। मेटाफिजिकल व्यू के ये रियलिटी के बारे में क्या कहते हैं। जैसे अगर आइडियलिस्ट हैं तो आइडियलिस्ट कहते हैं कि रियलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियाज। आइडियलिस्ट के मुताबिक रियलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियाज। मैं एक का आपको पढ़ा के बाकी की आपको एक पेज दे दूंगा, आप उससे रट्टा मार लीजिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाउंडर कौन है जी इसका? आइडियलिज्म का प्लेटो इसका आइडियलिज्म का फाउंडर है। इसके बाद हीगल ने इस फिलॉसफी को प्रोपोनेट किया हुआ है। इसके बाद कांट ने इस फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया हुआ है। तो ये आप लोगों ने इस तरह नाम याद कर लेने हैं। अच्छा, मेटाफिजिकल व्यू क्या है कि ये मानते हैं कि जो रियलिटी है, रियलिटी से अगेन मुराद क्या है? हमारी रियलिटी, कायनात की रियलिटी, जमीन की रियलिटी, दुनिया की रियलिटी, वो मटेरियल नहीं है। वो क्या है? वो आइडियाज की बेस के ऊपर है। जबकि अगर हम रियलिज्म की बात करें तो वो मानते हैं कि रियलिटी जो है वो आइडियाज की नहीं बनी हुई, वो मटेरियलिटी की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने इनके एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पढ़ना है। एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू यानी कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है कि हाउ डू वी गेट नॉलेज एंड द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। दो चीजें, हाउ डू वी गेट नॉलेज एंड द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो इनके मुताबिक जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आइडियाज ही हैं। वो क्या है? आइडियाज। नॉलेज कम्स थ्रू आइडियाज। ख्यालात के जरिए हम नॉलेज हासिल करते हैं, और ख्यालात के जरिए जो या इंट्यूशन के जरिए हम नॉलेज गेन करते हैं, या हम रेवलेशन वही के जरिए नॉलेज गेन करते हैं। तो जो इन चीज़ों के जरिए गेन किया हुआ नॉलेज होता है, दो तरह का नॉलेज होता है, उसको रेशनल नॉलेज कहते हैं। मैंने ऊपर नॉलेज का बताया था ना आपको। एक होता है एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, इसको पोस्टरियोरी नॉलेज भी बोलते हैं। पोस्टरियोरी, ये याद रखना है। और एक होता है रेशनल नॉलेज। रेशनल नॉलेज या रेशनलिज्म एक ब्रांच है। इसको एम्पिरिसिज्म भी बोला जाता है, इसको रेशनलिज्म भी बोला जाता है। एम्पिरिसिज्म का मतलब गेटिंग ऑफ नॉलेज या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, और रेशनलिज्म का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू आइडियाज, थ्रू इंट्यूशन, थ्रू लॉजिक, थ्रू रीजन। ठीक है, ये बातें आप लोग नोट कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देंगी। तो एक एम्पिरिकल नॉलेज होता है और एक रेशनल नॉलेज होता है। तो इनके मुताबिक इनका जो एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है, यानी कि आइडियलिस्ट लोगों का या आइडियलिज्म फिलोसफी का जो नॉलेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में व्यू है, वो है रेशनल नॉलेज का, कि नॉलेज कम्स थ्रू आइडियाज। तीसरा, आपने एक्सियोलॉजिकल व्यू पढ़ना है। एक्सियोलॉजिकल व्यू कि ये वैल्यूज के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, वैल्यूज के बारे में क्या कहते हैं। अब देखो, वैल्यूज ना दो तरह की रहती हैं। वैल्यूज जो है ये हमेशा दो तरह की रहती हैं। एक होती है कांस्टेंट, ठीक है, और एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के लिए आजकल रिलेटिव रहना बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट रहना या रिलेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ। वैल्यूज़ किस तरह की होती हैं? वैल्यूज़ मैंने बता दिया पीछे। वैल्यूज़ का मतलब किसी चीज़ का अच्छा होना, किसी चीज़ का बुरा होना, किसी चीज़ का एस्थेटिक होना, ब्यूटीफुल होना, अगली होना, ये वैल्यू है। अब वैल्यूज़ या तो कांस्टेंट होती हैं या रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव का मतलब होता है चेंजिंग। ये भी याद चले, रिलेटिव लिख लें, ये लिख लें, चेंजिंग। वैल्यूज या हमेशा कांस्टेंट या परमानेंट रहती हैं, या फिर चेंजेस रहती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इस्लाम के अंदर झूठ बोलना 14 यकम हिजरी को, या यकम हिजरी को 622 को, या जब कुरान पाक नाजिल हुआ, या जब इस्लाम इस दुनिया में फैला, या इस्लाम की तख्लीक हुई है, झूठ बोलना तब भी बुरा था, गलत था, और आज भी गलत है। शराब पीना इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक तब भी गलत था,
आज भी गलत है और हमेशा गलत रहेगा, तो ये एक वैल्यू है। तो आइडियलिस्ट के मुताबिक भी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। आइडियलिस्ट के मुताबिक वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, मतलब जो चीज कल गलत थी वो आज भी गलत है, वो हमेशा गलत रहेगी। अगर वो एक सोसाइटी में यहाँ पे गलत है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में गलत है, तो वो अमेरिकन में भी गलत होनी चाहिए, वो यूरोपियंस में भी गलत होनी चाहिए, और वो जापानीज में भी गलत होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कांस्टेंट वैल्यूज का या परमानेंट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दूसरी चीज इसके इसके उलट है रिलेटिव वैल्यूज, जो कि रियलिस्ट मानते हैं। रिलेटिव वैल्यू, रेलेवेंट रिलेटिव वैल्यूज के वैल्यूज जो है वो रिलेटिव होती हैं। दे आर रिलेटिव टू टाइम, टाइम के दे आर रिलेटिव टू टाइम, दे आर रिलेटिव टू स्पेस, दे आर रिलेटिव टू लोकेशन। यानी कि अगर यहाँ कोई एक चीज खराब है, तो हो सकता है वो अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर रिलेटिवली ठीक हो, वहां पे उसका करना जायज हो। इसी तरह हो सकता है जापान के अंदर या चाइना के अंदर उस काम का करना ठीक हो, या हो सकता है वहां पे गलत हो। तो जो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट वो रिलेटिव होती हैं, वो चेंजिंग होती हैं टाइम की वजह से भी और स्पेस की वजह से भी। आई होप सो कि आप ये वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा दो तरह से होता है, एक वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, दूसरा रिलेटिव होती हैं। कांस्टेंट का मतलब अगर एक काम यहाँ पे गलत है तो दुनिया में हर जगह हर वक्त गलत होगा, ठीक है, गलत तस्वर किया जाएगा। ये किनका व्यू है? ये आइडियलिस्ट व्यू है। तो आपने सारी फिलोसफीज के अंदर, रियलिस्ट फिलोसफीज के अंदर भी और आगे फिर रियलिज्म के ऊपर बनने वाली जो फिलोसफीज है जिनमें प्रैग्मेटिज्म है, जिनमें प्रोग्रेसिविज्म है, ये आप लोगों ने इन फिलोसफीज के ऊपर भी ये यही चीजें नोट करनी। मतलब अगर आप आइडियलिज्म और रियलिज्म को याद कर लेते हैं ना, तो आपको बाकी सारी फिलोसफीज जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक एक्सियोलॉजिकल व्यू हो गया इनका, एजुकेशन एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू भी हो गया, और जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से वो एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है। जैसे मैंने बताया कि आइडियलिस्ट के मुताबिक मुताबिक जो नॉलेज है वो रेशनल नॉलेज है एंड इट कम्स थ्रू आइडियाज, और रियलिस्ट के मुताबिक जो नॉलेज है वो एम्पिरिकल नॉलेज है, इट कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपीरियंसेस, या थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने ये याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद ना आप लोगों ने एक और चीज याद करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशनल एम्स। कि इनके एजुकेशनल एम्स क्या है, यानी कि आइडियलिस्ट के मुताबिक एजुकेशनल एम या टारगेट क्या होने चाहिए आइडियलिस्ट के मुताबिक। तो आइडियलिस्ट के मुताबिक जो एजुकेशनल एम्स हैं वो है सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। ये कहते हैं कि इंसान अपनी खुद की ज़ात को पहचान ले, यही इसके लिए काफ़ी है, और यही अल्टीमेट अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी ज़ात को, अपने अंदर को, अपने मन को पहचानना, ये क्या चीज़ है? सेल्फ रियलाइजेशन कहलाता है। वो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई यार, याद करवा दी तो है लगाई हुई। अच्छा, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब या एक सेल्फ रियलाइजेशन या रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, ये दो इनके मुताबिक जो है ना एम्स ऑफ एजुकेशन है। अब इसमें से पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, द आइडियलिस्ट या आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, इसको रट्टा लगा लेना है। अब एक और चीज यहाँ पे ऐड होती है कि करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। स्कूल के अंदर ये क्या कहते हैं, क्या चीजें पढ़ानी चाहिए? ये कहते हैं कि बच्चों को ना आप लिबरल आर्ट्स या सिंपल आर्ट्स कह ले, आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ाएं। ये जो आइडियलिस्ट है, पुरानी फिलोसफी है, लिबरल आर्ट्स वगैरह को पढ़ाना चाहिए। आर्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि ये कहते हैं लिटरेचर पढ़ाएं, फिलोसफी पढ़ाएं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर टीचिंग मेथड्स। अब देखो, जिस तरह का करिकुलम होगा, जिस तरह का मैंने शुरू में बताया था, जिस तरह के एम्स की बेस के ऊपर क्या बनते हैं,
एजुकेशनल एम्स, एम्स की बेस के ऊपर आपका बनता है करिकुलम, और करिकुलम डिसाइड करता है टीचिंग मेथड किस तरह के होंगे। अब अगर आपने बच्चों को साइंस पढ़ानी है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शामिल होंगे, प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स होंगे। अब अगर आपने बच्चों को आर्ट्स पढ़ानी है तो आप वो लेक्चर मेथड के जरिए भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल टेक्स्ट बुक रीडिंग करा सकते हैं। डिफरेंट तरह के टीचिंग मेथड्स आएंगे आगे, हम उनको देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल लेक्चर मेथड, या यहाँ पे ये एक और मेथड जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको सुक्राटिक मेथड भी बोलते हैं। तो पीपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है कि सुक्राटिक मेथड ऑफ एजुकेशन इज प्रेफर्ड इन विच एजुकेशनल फिलोसफी। तो आपने याद रखना है कि आइडियलिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी के मुताबिक सुक्राटिक मेथड के जरिए हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीजें आपको याद रहेंगी। अगेन, जब भी आपने किसी फिलोसफी को पढ़ना है तो ये 5-7 चीजें याद रखनी। सबसे पहले उसका फाउंडर कौन है, फिर उसके नोटेबल एक्सपोनेंट्स या प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, फिर उनका मेटाफिजिकल व्यू क्या है, उनका एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू क्या है। एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू का मतलब यह है कि उनके मुताबिक हाउ डू वी गेन नॉलेज, हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हमें कैसे इल्म हासिल होता है। फिर उनका ऑस्थेटिक व्यू क्या है, ऑस्थेटिक एक्सोलॉजिकल व्यू। एक्सोलॉजिकल व्यू का मतलब उनके मुताबिक वैल्यूज किस तरह से, वैल्यूज किस तरह की रहती हैं, क्या वो हमेशा परमानेंट रहती हैं या वो रिलेटिव होती हैं या चेंज होती रहती हैं। फिर उनके एजुकेशनल एम्स क्या हैं उनके मुताबिक, उन एजुकेशनल एम्स की बेस के ऊपर करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, उस करिकुलम की बेस के ऊपर टीचिंग मेथड्स किस तरह के होने चाहिए। तो ये 5-7 चीजें आपने हर फिलोसफी के अंदर पढ़नी है, ठीक हो गया जी। अब मैं ना आपको फिलोसफीज के नाम लिख देता हूँ, आप लोगों ने ये फिलोसफीज जो हैं पढ़ लेनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो कोई भी पूछ सकता है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का फाउंडर कौन है जी, प्लेटो। और इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल है, कांट और हिगल। ये उसमें बहुत कम पूछा हुआ है। उसके बाद रियलिज्म है दूसरी फिलोसफी। रियलिज्म के ऊपर, रियलिज्म का फाउंडर जो है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के ऊपर, इसके अंदर अरिस्टोटल के बाद इसमें जॉन लॉकी ने काम किया हुआ है, ठीक है। जॉन लॉकी के बाद फिर यहाँ पे एक नाम आता है जॉन डेवी। जॉन डेवी ने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है और उसने अपनी एक फिलॉसफी दी हुई है, उसका नाम है प्रैग्मेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिज्म के सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म भी लिख देता हूँ अगेन से, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। एक बड़ा सवाल पूछा जाता है, प्रैग्मेटिक वर्ड जो है ना, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि यार वो बड़ा प्रैग्मेटिक सोच रखने वाला बंदा है, यानी कि वो बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखने वाला बंदा है। यानी कि ये प्रैक्टिस के ऊपर, मैंने कल साइकोलॉजी में भी बताया था कि, बल्कि मैंने शायद वहां पे आपको एक ब्रांच नहीं पढ़ाई फिलोसफी साइकोलॉजी की, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिविज्म। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है बिहेवियरिज्म, उसके उलट में जॉन डेवी ने एक ब्रांच या एक स्कूल खोले थे जिनका नाम उसने रखा था लेबोरेटरी स्कूल, लेबोरेटरी स्कूल। ये जो हम पढ़ते हैं ना, फलाना लेबोरेटरी स्कूल, फलाना लेबोरेटरी स्कूल, ये वही जॉन डेवी की जो साइकोलॉजी या फिलोसफी है उसके ऊपर बेस करता है। तो इसको प्रोग्रेसिविज्म भी बोला जाता है। ये जो प्रैग्मेटिज्म है ना, इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिविज्म भी है। ये प्रोग्रेसिविज्म क्या है, प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि जो वैल्यूज है ना वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, वो रिलेटिव हैं। इसी वजह से हमारी एजुकेशन जो है वो भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, वो भी रिलेटिव रहनी चाहिए। जैसे आजकल ये बिलीव करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो पीपीएससी वाला आपसे सवाल पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी टॉट इन द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी। तो पूछेगा आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म, तो आपने वहां पे लगाना है कि प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि कौन सी फिलोसफी है जिसके मुताबिक एआई हमें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। आइडियलिस्ट तो मानते ही नहीं है इस चीज को, और रियलिस्ट तो पुरानी फिलोसफी है अरिस्टोटल की, इसकी बेस के ऊपर प्रोग्रेसिविज्म बना हुआ है। प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि वैल्यूज चेंज होती रहती हैं तो हमारा नॉलेज भी चेंज होता रहता है, वो भी अपडेट होना चाहिए। प्रैग्मेटिस्ट मानते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ये जॉन डेवी की ही, एक जॉन लॉक की अलग से नाम है, जॉन डेवी अलग से नाम है। जॉन डेवी की जो फिलॉसफी है वो है प्रैग्मेटिज्म, और इसकी जो प्रोग्रेसिविज्म है इसी का दूसरा नाम प्रैग्मेटिज्म भी है। ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम और ये फिलॉसफी में पढ़ते हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, और प्रैग्मा का जो वर्ड है इसका मीनिंग पीपीएससी ने बहुत दफा पूछा हुआ है। प्रैग्मा का मतलब होता है एक्शन बेस्ड,
एक्शन बेस्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने साइकोलॉजी में आपको शुरू में पहले दिन पढ़ाया था कि जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है। तो जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन होती है लर्निंग बाय डूइंग। और डूइंग क्या चीज है? डूइंग इज एन एक्शन। लर्निंग बाय डूइंग एंड डूइंग इज एन एक्शन। तो प्रैग्मेटिज्म वाले क्या कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को तजर्बात करके प्रैक्टिकल करवा के सिखाना चाहिए। तो ये असल में किसका है? प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी का है। अब इसके साथ इसके और भी प्रैग्मेटिस्ट लोग हैं, आप लोगों ने वो देख लेने, वो कौन कौन से हैं। तो ये जो प्रैग्मेटिस्ट हैं ये एम्पिरिकल नॉलेज के ऊपर बिलीव करते हैं। ये प्रैक्टिकल नेचर के सब्जेक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि साइंसेज स्कूल में पढ़ाई जाए बगैर बजाय के लिटरेचर। मतलब ये वो थॉट है जो कहती है कि इस्लामियात या ये जो मतलब पाकिस्तान स्टडी है, लिटरेचर है, और ये इस तरह के जो पुराने अलूम हैं इनको वैसे ही निकाल देना चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए आपके नॉलेज में। आपके स्कूल के करिकुलम में सिर्फ वो एजुकेशन होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जो रेलेवेंट हो, जो मौजूदा वक्त को कैटर कर सके। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। एक और फिलोसफी है नेचुरलिस्ट, उसको बोलते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के जो फाउंडर हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूसो। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनकी जो रूसो, रूसो आपने नाम सुना होगा, रूसो या रूसो। एक फिक्रा है, लिखा जाता है सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज। सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज। ये भी तकरीबन ना ये प्रैग्मेटिस्ट से मिलती जुलती फिलॉसफी है। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि हम नेचर के जरिए सीखते हैं। नेचर में हमें जो कुछ नजर आता है हम अपनी सेंसेस के जरिए वो सीखते हैं। तो सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज। और ये वाला जो फिक्रा है ये एट्रीब्यूट किया जाता है नेचुरलिस्ट के साथ। तो सवाल पीपीएससी पूछता है कि सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज इज सेड बाय विच फिलोसफी। तो आप लोगों ने याद रखना है नेचुरलिस्ट के मुताबिक या नेचुरलिज्म के मुताबिक सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज। एक तो वो ये चीज पूछ सकता है, वो हर फिलोसफी का फाउंडर आपने याद रख लेना है, वो पूछ सकता है कि इस फिलोसफी का फाउंडर कौन है, इस्लाम फिलोसफी का फाउंडर कौन है। इसके बाद ना एक और चीज है, एक और फिलोसफी है, एजुकेशनल फिलोसफी है, और उसका नाम है प्रियनियलिज्म। प्रियनियलिज्म, ये वर्ड निकला है प्रियनियल से। ये फिलोसफी है प्रियनियल सी। प्रियनियल का मतलब होता है परमानेंट। प्रियनियल का मतलब क्या होता है? परमानेंट, अनचेंजिंग। ये भी एक आइडियलिस्ट फिलोसफी है बेसिकली। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि आइडियलिस्ट के मुताबिक वैल्यूज परमानेंट हैं, वो अनचेंजिंग है। तो ये जो पियनियलिस्ट फिलोसफीज हैं ये भी कहते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो परमानेंट होती हैं, वो अनचेंजिंग होती हैं। इसीलिए हमारा जो नॉलेज है वो भी परमानेंट और वो होना चाहिए, करिकुलम भी वो होना चाहिए जो परमानेंट और अनचेंजिंग हो। असल में ये जो पियनियलिज्म है ना, ये दो यूरोप के बड़े फिलोसफर्स हैं। मोर्टिमर एडलर एक का नाम था और एक का नाम था डेविड हुचन्स, डेविड रॉबर्ट हुचन्स। ये दो फिलोसफर्स थे, इन्होंने ना कुछ बुक्स लिखी थी, उनका नाम बल्कि लिखी नहीं थी, जो उस वक्त तक मौजूद थी ना पुराने जमाने की, पुराने यूरोप की किताबें, उनको इन्होंने नाम दिया था ग्रेट बुक्स ऑफ यूरोप। ग्रेट बुक्स ऑफ यूरोप। तो उन ग्रेट बुक्स ऑफ यूरोप को इन्होंने कहा था कि हमेशा ये हमारे करिकुलम का हिस्सा रहनी चाहिए। हमेशा ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यानी कि अपनी एजुकेशन में, अपने निसाब में शामिल रहनी चाहिए। और उनको इन्होंने नाम दे दिया था प्रियनियल। उनके जो वो जो ग्रेट बुक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इनके वक्त से पहले जितनी भी यूरोप की किताबें लिखी गई थी उनको इन्होंने ग्रेट बुक्स ऑफ लिटरेचर का नाम दिया और कहा कि ये हमेशा के लिए रहने वाली किताबें, हमेशा के लिए रहने वाला इल्म है। इसलिए इनकी जो फिलॉसफी है इसको प्रीनियलिज्म भी कहा जाता है। अब इसमें ना मजीद ये एक और काम करते हैं, ये 3 आवर्स के ऊपर जोर देते हैं। 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। ये इन 3 चीजों को भी प्रियनल मानते हैं। कहते हैं कि हर नॉलेज के अंदर, हर इल्म, हर करिकुलम के अंदर रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक यानी कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह के जो सवालात हैं ये लाजमी पढ़ाए जाने चाहिए, हर करिकुलम का ये हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए इनको भी ये कहते हैं, ये 3 आवर्स जो है ये, इनको इस 3 आवर्स को
पेरेनियल नॉलेज माना जाता है, यानी कि हमेशा के लिए रहने वाला नॉलेज। तो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से नाम है, इसमें दो बड़े नाम है, मॉर्टिमर एडलर और रॉबर्ट हुचन्स या डेविड हुचन्स उसका नाम है पूरा। ये दो पेरेनियलिस्ट फिलोसफर्स हैं और ये यूरोप के हैं। तो अभी तक जो मैंने फिलोसफीज आपको पढ़ाई हैं उनमें से जो बेसिक या जो क्लासिकल फिलोसफीज हैं वो आइडियलिज्म और रियलिज्म है। आइडियलिज्म की बेस बेस पे बनी हुई है पेरेनियलिज्म। रियलिज्म की बेस के ऊपर बनी हुई है आपकी प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और नेचुरलिज्म जैसी फिलोसफी। इस तरह इसके अलावा ना एक और फिलोसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, लेकिन वो हम एजुकेशनल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का नाम है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं। बस आप लोगों ने ये जो फिलोसफी है ना इनको अच्छी तरह से देख लेना। मैं आपको एक फाइल सेंड करूंगा, उस फाइल के अंदर आपको ना सारी ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कि जैसे एक आइडियलिस्ट फिलोसफी है, इसका मेटाफिजिकल व्यू, इसका जियोलॉजिकल व्यू, इसका एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू, इनके मुताबिक करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, इनके मुताबिक कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए और इनके फाउंडर्स कौन से हैं, वो सारे उसके अंदर लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो अपने कंप्यूटर से निकाल के ढूंढ के आपको सेंड कर दूं, अदरवाइज वो मुझे बुक में से सेंड करना पड़ेगा। उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारी फिलोसफी भी खत्म होती है। आई होप सो कि अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखा, पढ़ा, सुना, इसको नोट किया, तो आपको कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी। बस इंशाल्लाह आपका जितने भी फिलोसफी के 6-7 सवाल आएंगे वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। वो आपके जो नोट्स है ना वो बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे लेकिन मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो नंबर है वो सेव हो जाएंगे। ओके जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, पेडागोजी के 5 इयर्स तक के जो पेपर हैं आपको मिलेंगे ही कम, बस आपको लेक्चर के 2-3 पेपर मिलने हैं। और ये बीपीएस का डीटी का एक पेपर हुआ था 2022 में, वो मिलेगा आपको। हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस वाले आपको पेपर मिलेंगे चंद, एक दो तीन, ये आपको मैक्सिमम 5 से 6 पेपर, 6 पेपर ही मिलने हैं। ये कौन सा हर साल होता है? 2016 में हुए थे पेपर, फिर 2018 में हुए थे, 20 में हुए थे और 22 में हुए थे चंद एक पेपर। मतलब आपको मैक्सिमम 6-7 पेपर मिलेंगे। हाँ जी, वो भी कर लेंगे तो इतने को हो जाएंगे कि आपको 20-25 नंबर मिल दे जाएं, लेकिन आपको फिर कम से कम 20-22 पेपर तो पढ़ने पढ़ने चाहिए ना। ये आप बुक ले लें, एजुकेशन मैराथन ले लें, आपको आगे भी फायदा देगी। आगे भी अगर कभी हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर वाली सीटें आएंगी ना तो आपका बीएड है तो सारा का सारा जो पेपर है वो इसी सिलेबस का होगा। वहां पे जीके नहीं होगा, आपका 20 नंबर का भी नहीं होगा, वो तो आपका 100 नंबर का ये जो पेडागोजी ही रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी फ्यूचर में भी। हाँ जी, यही जो शेयर की है सर ने शेयर की है आपको, एजुकेशन मैराथन। ओके, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है किसी किस्म का तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज।